ये देखना मैं तो एकदम चीजें समझ नहीं आई थी। वो बाद में बताऊँ, नहीं पक्का बताऊँ। चलो कल हमने क्या पढ़ा था? आयनिक बॉन्ड। सबको पता है आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, इसीलिए कल मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया था, बिकॉज यू गाइज नो कि मैम क्या होता है। एक बार मैं बता देती हूँ कि मैम Na लूज करता है, जैसे Na है 2,8,1, ये Cl है 2,8,7, यानी कि इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हैं? इंद्रजीत आज सोच के बोलना, मेरा बहुत हो गया सॉफ्ट कॉर्नर देख के, अब मेरे को फिर अपना आर्श रियलिटी दिखानी पड़ी। अब मैंने तुम्हें बोला था कि यू नो द सिनेरियो कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है देने के लिए और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, तो ये लूज करेगा, ये गेन करेगा, जिसकी वजह से Na के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा और Cl के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। तो व्हाट इज एन आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड में मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें कोई फिजिकल बॉन्ड नहीं दिखेगा कि ये Na मैं Cl हूं तो तुम्हें कोई बॉन्ड दिखेगा किसी तरह का। इट इज जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव अट्रैक्ट नेगेटिव होता है थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बनता है, इसी को हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसके अलावा हमने एक और एग्जाम्पल भी देखा था जो मैंने कल आपको नोट्स लिखने के लिए दिए हैं। उसमें क्या था कि कैल्शियम के पास 2 थे देने के लिए, वेबर, और क्लोरीन के पास रिक्वायरमेंट 1 इलेक्ट्रॉन की है, तो कैल्शियम एक इसको दे देगा, एक। याद है ये वाला एग्जाम्पल? कैल्शियम के पास देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है? बिकॉज इट्स वैलेंसी इज 2, बट क्लोरीन को कितने चाहिए? तो कैल्शियम कहेगा कि आई शुड कंबाइन विद 2 क्लोरीन। मैं कितने क्लोरीन के साथ कंबाइन होऊंगा? तो एक कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, बट इस क्लोरीन के ऊपर भी नेगेटिव। इसके ऊपर 1 नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि इसने तो एक ही गेन किया, और इसके ऊपर 1 नेगेटिव आया, इसने भी एक ही गेन किया। अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये क्या बन जाएगा? CaCl। आई थिंक वी ऑल हैव डन दिस। सबने ये पढ़ रखा है, इतनी सी कहानी। अब हम आगे चलते हैं। चिराग बाद में कॉम्प्लेक्शन डिस्कस कर ले, काला गोरा। रेसिस्ट जो आप, चलो एनीवेज, मैंने कल आपको ये नोट दिए थे। लेट मी टेल यू, जो लोग नहीं आए थे, मैंने तुम्हें बोला था कि अगर मैं ये चीजें आपको लिखवाने लग जाऊंगी इट्स गोइंग टू बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो यहां से कल मैंने स्लाइड भेजी थी कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। उसके बाद ये किसका एग्जाम्पल है? ये किसका एग्जाम्पल? ये मैंने बताया था कि आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? और लैटिस एंथैल्पी भी मैम क्या होनी चाहिए? हाई। और मैंने ये सब आपको कहा था कि कल लिख के आना। ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ बॉर्न-हेबर साइकिल। बॉर्न-हेबर साइकिल हमें बताता है कि सच में आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है। आपको अब तक लगता है कि सोडियम लूज कर देता है? प्लीज डोंट टॉक बंद, एंड आई रियली मीन इट नाउ। बॉर्न-हेबर साइकिल हमें बताता है कि सच में आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है। मतलब तुम्हें तो लगता है सोडियम ने लूज किया, क्लोरीन ने गेन कर लिया, बट ऐसा नहीं होता। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखो, जो सोडियम है वो कौन सी स्टेट में होगा? सॉलिड स्टेट में। कौन सी स्टेट में होगा? नॉर्मली मेटल्स कौन सी स्टेट में होते हैं? सॉलिड में। तो आपको क्या लगता है कि अगर सोडियम सॉलिड स्टेट में है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा? नहीं, पहले वो गैसियस स्टेट में जाएगा। किस में जाएगा? और सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी एनर्जी देनी पड़ती है? व्हेन अ सॉलिड स्टेट चेंजेस टू डायरेक्टली गैसियस, आयनाइजेशन तो इलेक्ट्रॉन लूज करने पर होती है। जब कोई भी एटम सॉलिड से गैसियस स्टेट में डायरेक्टली कन्वर्ट होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज। तो साइंटिस्ट ने कहा कि भाई आयनिक बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा, पहले हमें देखना पड़ेगा कि उस प्रोसेस में कितनी एनर्जीज इन्वॉल्व्ड है। अब सबसे पहली एनर्जी कौन सी आएगी? सब्लिमेशन, जो हमें देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी?
ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो गैसियस स्टेट में आ जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए कौन सी एनर्जी देनी पड़ती है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब अभी साइंटिस्ट देख रहे हैं कि हमारा खर्चा कितना हो रहा है। देखो, जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करते हो, वो बिजनेस सक्सेसफुल होगा या वो बिजनेस स्टार्ट हो भी पाएगा, आप सबसे पहले हिसाब लगाते हो कि मुझे कितना पैसा लगाना पड़ेगा, मुझे कितना खर्चा करना पड़ेगा, मुझे कितने रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे। उसके बाद आप एक डिसीजन लेते हो कि मेरे पास इतनी कैपिटल है भी है कि नहीं है। अगर आपके पास उतनी कैपिटल होती है तो आप जाके वो पैसे लगा के बिजनेस शुरू करते हो। अब वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा वो आउटपुट पे डिपेंड करती है। सिमिलरली एक आयनिक बॉन्ड का बनना ना बनना इस बात पे डिपेंड करता है कि पहले हमें उसमें कौन कौन सी एनर्जीज लगानी पड़ेंगी और कौन सी एनर्जीज अपने आप रिलीज होंगी। तो सबसे पहले याद करो कि मेटल सॉलिड स्टेट से कौन सी स्टेट में चेंज होगा? गैसियस स्टेट। और गैसियस स्टेट में डायरेक्टली चेंज होने के लिए कौन सी एनर्जी देनी पड़ती है उसको? सब्लिमेशन एनर्जी। हाँ, एंथैल्पी इज एनर्जी। एंथैल्पी इज जस्ट जनरल वर्ड फॉर एनर्जी। अगर वो आयनाइजेशन है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन की एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाँ, बट यूजुअली इन केमिस्ट्री वी यूज एंथैल्पी। अच्छा, अब वो सॉलिड से गैसियस स्टेट में आ गया, अपने आप नहीं आया, आपको एनर्जी देनी पड़ी है। शशांक, एनर्जी जब देनी पड़ती है तो बाय कन्वेंशन उसका साइन क्या होता है? पॉजिटिव। उसके बाद वो गैसियस स्टेट में चला गया, अब वो अपने आप इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। कृष्णा, इलेक्ट्रॉन अपने आप लूज कर देगा कि उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। विच एनर्जी इज नोन एज दिस? आयोनाइजेशन प्लस। नाउ टॉकिंग अबाउट क्लोरीन। क्लोरीन हमेशा मॉलिक्यूलर स्टेट में रहता है, Cl। Can we stop this now? Otherwise, directly now I'll go to ma'am and say कि talk to your father. I'll not wait for the class to end. अब यहाँ पे क्लोरीन देखो, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन गेन करना था NaCl बनाने के लिए, लेकिन क्लोरीन कहेगा कि मैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हूँ, तो पहले हमें इसका बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। डिसोसिएशन एंथैल्पी, इसको कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी? डिसोसिएशन एंथैल्पी, उसका हाफ करना पड़ेगा। हाफ क्यों? क्योंकि जब आप Cl का बॉन्ड तोड़ोगे तो आपको तो एक ही Cl चाहिए। आपको कितने Cl चाहिए? ओनली 1। प्लस जब वो Cl टूट कर आ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl नेगेटिव बनाएगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकलेगी। जब एनर्जी निकलती है तो उसका साइन किसमें लेते हैं? पहली 3 एनर्जी देनी पड़ रही है। सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए सब्लिमेशन एनर्जी भी देनी पड़ी, तो साइन इज इन पॉजिटिव। उसको इलेक्ट्रॉन लूज कराने के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ी, द साइन इज इन। ये कन्वेंशन है, जैसे रूल होता है ना, दिस इज माय राइट हैंड एंड दिस इज माय लेफ्ट हैंड। इसका कोई रीजन नहीं होता, ये राइट है तो ये लेफ्ट है ना। जो लोग लेफ्टी भी होते हैं वो भी यही बोलते हैं कि मैं उल्टे हाथ से लिखता हूँ, वो ये नहीं बोलता कि मेरा सीधा हाथ तो लेफ्ट हैंड है। कुछ रूल्स बने हुए हैं, वो रूल्स हम फॉलो करते हैं। ऐसे केमिस्ट्री में रूल होता है कि अगर एनर्जी हमें देनी पड़ रही है देन इट साइन हैज टू बी टेकन एज पॉजिटिव, और अगर एनर्जी अपने आप रिलीज होती है, जैसे क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनर्जी खुद रिलीज करेगा, तो उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बट इसका साइन किस में लेंगे? क्योंकि वो खुद रिलीज कर रहा है। लास्ट Na पॉजिटिव बन चुका है, Cl नेगेटिव बन चुका है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और कल मैंने बताया था कि जब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो हमें एनर्जी देनी नहीं पड़ती, क्योंकि वो अपने आप हो रहा है प्रोसेस। इसमें भी एनर्जी निकलती है विच इज नोन एज लैटिस एंथैल्पी। कल मैंने बताया था कि लास्ट में एक एनर्जी निकलती है लैटिस एंथैल्पी। अब ये भी निकल रही है तो ये नेगेटिव होगी। साइंटिस्ट ने कहा इन सब एंथैल्पीज का आप सम करोगे, सब्लिमेशन एंथैल्पी जो आपको देनी पड़ी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो आपको देनी पड़ी, Cl2 को तोड़ने के लिए डिसोसिएशन एंथैल्पी जो आपको देनी पड़ी, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। उसके बाद जो 2 एनर्जीज निकल रही हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड लैटिस एंथैल्पी, अगर इन सबका सम करके ओवरऑल आंसर नेगेटिव में आ गया, ओवरऑल आंसर किस में आ गया? इसका मतलब तुम्हें खर्चा कम करना पड़ा, निकली ज्यादा। जैसे मैं अभी अब एग्जाम्पल देती, आप बिजनेस शुरू करने लगे हो कपड़ों का, आप कपड़ों का रॉ मटेरियल लेके आए, उसके बाद आपने मैन पावर ली, आपने टेलर्स बिठाए, आपने चीजें बनाई, उसके बाद आपने वो चीज बेची। अगर बेचने के बाद भी आपको खर्चा करना पड़ा 10,000 का, लेकिन आपको आउटपुट आ गई 12,000 की, तो आपको 2,000 का फायदा हुआ ना। आप बिजनेस कंटिन्यू करोगे, आप कहोगे कि भले ही मुझे इनपुट 10,000 लगानी पड़ रही है, मैं मांग के लगा लूंगा, लेकिन मेरे को आउटपुट कितनी मिल रही है?
12,000। ऐसे ही आयनिक बॉन्ड का बनना इस बात पे निर्भर करता है कि तुम्हें एनर्जी देनी पड़ रही है, कोई बात नहीं, तुमने सब्लिमेशन एनर्जी दे दी उसको सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, गैसियस में जब वो आ गया इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए तुमने आयनाइजेशन एंथैल्पी भी दे दी। जब Cl2 का बॉन्ड तोड़ना था डिसोसिएशन एंथैल्पी भी आपने दे दी। लेकिन एंड में जब Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो कुछ एनर्जी निकली, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो कि नेगेटिव में थी। जब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को एक दूसरे को अट्रैक्ट करा तो एनर्जी निकली, लैटिस एंथैल्पी। सम ऑफ ऑल दिस एंथैल्पीज इफ इट विल कम आउट टू बी नेगेटिव, अगर इन सबको प्लस करने के बाद आंसर क्या निकल आया, तो ये डिसाइड होगा कि तुमने जो एनर्जी इन्वेस्ट करी थी वो कम है, बट जो अपने आप निकल गई वो क्या थी, ज्यादा, तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, सो व्हाट इज दिस बॉर्न-हेबर साइकिल? व्हाट इज दिस बॉर्न-हेबर साइकिल? दिस बॉर्न-हेबर साइकिल एक्चुअली टेल्स अस कि क्या सच में आयनिक बॉन्ड बनता है या नहीं बनता। तो इसको ऐसे दिखाते हैं, हाउ विल यू शो? अगर आपको कल को एग्जाम में आ गया कि ड्रॉ बॉर्न-हेबर साइकिल, तो आपने बॉर्न-हेबर साइकिल कैसे बनाना है आयनिक फॉर्मेशन के लिए, प्लीज हैव अ लुक। सबसे पहले यहाँ पे दिखाया हुआ है, आप मेटल ले रहे हो, क्या ले रहे हो, इज इट विजिबल? अगर आपको लग रहा है कि मैम हम ये गोल गोल नहीं बनाएंगे तो सिंपल सोडियम Na ले लेना, और यहाँ पे नॉन मेटल क्या ले लेना, Cl2। Na को पहले कौन सी एनर्जी देनी पड़ रही है, सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए सब्लिमेशन, और क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए कौन सी एनर्जी देनी पड़ रही है, डिसोसिएशन। तो फर्स्ट स्टेप में आप Na और Cl को आइसोलेट कर रहे हो। आइसोलेट क्यों कर रहे हो? सोडियम आइसोलेट था बट वो सॉलिड स्टेट में था, आपने उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी एनर्जी दी, सबली। क्लोरीन ऑलरेडी गैसियस स्टेट में था बट वो Cl2 की फॉर्म में था, उसको तोड़ने के लिए कौन सी एनर्जी दी, कहानी की तरह समझो ना, सॉलिड में था उसको गैस में कन्वर्ट करना था सोडियम को, तो एनर्जी गिवन इज नोन एज सब्लिमेशन। Cl2 ऑलरेडी गैस में था तो सब्लिमेशन तो नहीं देनी पड़ी, बट Cl2 का आपस का बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें कौन सी एनर्जी देनी पड़ी, डिसोसिएशन। आइसोलेट हो गए, सोडियम ने अब इलेक्ट्रॉन लूज करना है, ये रेड बॉल सोडियम है, ये ग्रीन बॉल्स क्लोरीन है, सोडियम ने क्या करना है, लूज कराने के लिए कौन सी एनर्जी देनी पड़ी, आयोनाइज। और क्लोरीन ने गेन कर लिया तो क्लोरीन की जो एनर्जी रिलीज होती है, कल वैभव आप बोल रहे थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये आयोनाइजेशन देनी पड़ी, एफिनिटी निकली, मतलब जो निकलेगी वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव में लेते रहेंगे, जो देनी पड़ेगी वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में लेते रहेंगे। एंड में एक दूसरे को उन्होंने क्या किया, Na पॉजिटिव अट्रैक्ट, जब Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं तो कौन सी एंथैल्पी निकलती है। अब हम ये सारी एंथैल्पीज का प्लस करते जाएंगे, और अगर सम ऑफ ऑल द एंथैल्पीज विल कम आउट टू बी नेगेटिव तो फॉर्मेशन होगी, और अगर सम ऑफ ऑल द एंथैल्पीज विल कम आउट टू बी पॉजिटिव तो NaCl नहीं बनता, जीरो कभी नहीं होती। वैसे ऐसा कभी केस आता नहीं है कि एग्जैक्टली ऑल द पॉजिटिव एंथैल्पीज आर इक्वल टू, अगर हुई तब भी बनेगा, बस पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव या जीरो होनी चाहिए। तो दिस बॉर्न-हेबर साइकिल इज क्लियर टू एवरीबॉडी, बना लोगे अपने आप। और अगर आपको वैसे नहीं बनाना तो ऐसे भी बना सकते हो जैसे मैंने बनाया था इनिशियली। कैसे, टेक Na कौन सी स्टेट में है, सॉलिड, वो कौन सी स्टेट में गया, गैसियस, फिर इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्या बन गया, Na पॉजिटिव। इस प्रोसेस में आपको कौन कौन सी एनर्जी देनी पड़ी, S फॉर सब्लिमेशन, IP मतलब आयोनाइजेशन, Cl को तोड़ने के लिए डिसोसिएशन का हाफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब आप Cl को तोड़ रहे हो तो 2 Cl हैं, बट आपको तो कितने Cl चाहिए, NaCl बनाने के लिए आपको तो कितने Cl चाहिए, 1, तो आपको डिसोसिएशन एंथैल्पी का हाफ करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में क्यों ली है, क्योंकि वो रिलीज होती है, और जब ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, लैटिस एंथैल्पी जिसको U से डिनोट कर रहे हैं, ये भी नेगेटिव में लिया। नाउ सम ऑफ ऑल द एंथैल्पीज करके डेल्टा H फॉर्मेशन आएगी, कि अगर तो ये नेगेटिव आ गई, सारी एंथैल्पीज का सम करके डेल्टा H F की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब बॉन्ड बनेगा, और अगर इसकी वैल्यू ओवरऑल क्या निकल कर आई, पॉजिटिव, तो बॉन्ड। याद हो गई कौन कौन सी एनर्जीज इन्वॉल्व है, बिना देखे बताओ, बिना देखे बताओगे। NaCl की फॉर्मेशन के लिए जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, who will tell me कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl के लिए कौन कौन सी एनर्जी देनी पड़ रही है। सबसे पहले सोडियम को सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करनी,
सब्लिमेशन। गैसियस स्टेट में आ चुके हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज करवाना है, आयोनाइजेशन। Cl2 को तोड़ना है, डेपोजिशन, डिसोसिएशन। Cl2 को तोड़ना है तो डिसोसिएशन, बट डिसोसिएशन करेंगे तो 2 Cl आ जाएंगे, हमें कितना चाहिए, तो हम क्या लेंगे, D/2। अब Cl गेन करेगा D/2, उसके बाद कौन सी एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रॉन गेन। Cl गेन करेगा तो कौन सी एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रॉन गेन, बट उसकी वैल्यू किस में लेनी है, बिकॉज ये एनर्जी अपने आप रिलीज होती है, हम नहीं दे रहे। एंड लास्ट में लैटिस एंथैल्पी जिसका सिंबल यू होता है, उसको भी किस में लेना है, नेगेटिव में। इन सब की वैल्यू ओवरऑल डेल्टा एच एफ की वैल्यू डिसाइड करेगी कि आयनिक बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा। सो आई होप बोन नेबर साइकिल इज क्लियर टू यू। इसका जेई में क्वेश्चन भी आता है, ये जेई का क्वेश्चन है, बट आई विल नॉट मेक यू डू हियर, क्योंकि आपके सीबीएसई मतलब एग्जाम्स में नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा बोन नेबर साइकिल बनाना आज, बीच बीच में ऑनलाइन होता है। चीटिंग कैसे करेंगे, वेबसाइट से, और कुछ नहीं चलता। जब भी तुम्हारे कंप्यूटराइज पेपर होते हैं, अदर देन द टेस्ट नथिंग ऑपरेट्स। वो स्पेशल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्स करते हैं, उसी टेस्ट के अलावा उस कंप्यूटर पे और कुछ नहीं चल सकता। और उसके अलावा शशांक ये क्वेश्चन करो, अ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, ओनली शशांक विल आंसर। कुछ और बोलेगा उसका नाम शशांक हो जाएगा आज के बाद। कृष्णा, डोंट यू लिसन। शशांक, फर्स्ट क्वेश्चन टू यू। A chemical bond formation that involves the complete transfer of electron। जो बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है वो आयनिक होता है, कोवेलेंट होता है, आयोनिक बॉन्ड है ना, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Na to Cl। इज इट करेक्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड थ्रू आयनिक बॉन्ड does not depend on the ionization energy, depends on ionization energy, is independent, of course it depends on, क्योंकि आयनिक बॉन्ड का बनना ऑफ कोर्स इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसको एनर्जी कितनी देनी पड़ रही है। ज्यादा देनी पड़ेगी तो वो नहीं बनेगा, अगर कम देनी पड़ेगी एनर्जी तो वो। आप ये कौन बताएगा, वैभव बाबा तू बता, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। जब Cl इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनर्जी निकलती है, वेरी गुड, एनर्जी निकलती है। जिस प्रोसेस में एनर्जी निकलती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यू गाइज नो ना, तभी मैं बोलती हूँ कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से नेगेटिव निकलती है, रिलीज होती है। तो जिन भी प्रोसेसेस में एनर्जी रिलीज होती है दे आर एक्सो। आयनिक बॉन्ड इजीली फॉर्म व्हेन आयनाइजेशन एंथैल्पी इज, जब आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी या ज्यादा होगी, कब आसानी से बनेगा, जब आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी तो जल्दी बन जाएगा ना, थोड़ी सी एनर्जी से Na लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए तो आयनिक बॉन्ड बन ही नहीं पाएगा। ऑफ कोर्स आयनिक बॉन्ड तब इजीली बनेगा जब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, लेस। व्हाट इज द एनर्जी दैट इज रिलीज्ड, जब आयनिक बॉन्ड बन जाता है तो कौन सी एनर्जी रिलीज होती है, आयनाइजेशन तो देनी पड़ती है नलाको। जब Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बन जाते हैं और वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो कौन सी एनर्जी रिलीज होती है, फिर आप आयनाइजेशन कैसे बोल रहे थे। चलो, जो लोग बातें कर रहे हैं ना, आज मैं आपको एक रूल पढ़ाने वाली हूँ, फजान रूल, वेरी इंपॉर्टेंट। बॉर्न नेबर साइकिल इंपॉर्टेंट था बट वो इतना मुश्किल नहीं है। वो तो अगर आप एक कहानी की तरह सोचो, बॉर्न नेबर साइकिल अगर आप सोचोगे कहानी की तरह कि सोडियम पहले सॉलिड से गैस स्टेट में आ रहा है, फिर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, Cl का बॉन्ड टूट रहा है, डिसोसिएशन एंथैल्पी देनी पड़ रही है, वो गेन करके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज कर रहा है, फिर दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। तो कौन सी एनर्जी रिलीज हो रही है, लैटिस। तो आप अपने आप ही कर सकते हो, मतलब बॉर्न नेबर साइकिल इज अ नेम
बट अदरवाइज एक कहानी की तरह अगर आप सोचोगे तो कुछ नहीं है। लेकिन जो अब मैं पढ़ाने वाली हूँ, वंशिका इफ यू विल टॉक नाउ यू विल बी आउट प्लीज। अब मैं जो आपको पढ़ाने वाली हूँ ना, फजान रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले तो फजान रूल की कहानी सुनते हैं। फजान रूल क्या है उससे पहले मैं तुम्हें बताती हूँ। डू यू थिंक दैट जब आप कोई आयनिक बॉन्ड की बात करते हो, है ना, यू नो व्हाट, आज तक शायद तुम्हें नहीं पता था, लेकिन तुम्हें आज मैं एक नई चीज बताने वाली हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि ये कैटायन है ना, आयनिक बॉन्ड, और ये अनायन है। आज तक तुम्हें लगता था कि ये कैटायन है, मतलब दिस इज Na पॉजिटिव, और ये Cl नेगेटिव है। Cl नेगेटिव मैं थोड़ा बड़ा इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि अनायन इज बिगर एंड कैटायन इज स्मॉलर। आज तक हमें लगता था कि आयनिक बॉन्ड इज कंप्लीटली आयनिक, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी कि नो, आयनिक बॉन्ड इज प्योरली आयनिक। अगर आप मानोगे नहीं, इसमें भी शेयरिंग वाला पार्ट होता है। इस आयनिक बॉन्ड में भी कोवेलेंट कैरेक्टर है। नो आयनिक बॉन्ड इज प्योरली कोवेलेंट। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, ये कहानी है एक चालाक कैटायन और बुद्धू अनायन की। ये कहानी किसकी है? चालाक कैटायन और बुद्धू अनायन। प्लीज हैव अ लुक, रियली इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखो होता क्या है, जैसे ही आयनिक बॉन्ड बनता है आपको लगता है कि ये कैटायन है और ये अनायन है, ये दूर दूर पड़े होंगे, दूर दूर नहीं तो थोड़ा सा पास पड़े होंगे, बट ये दोनों अलग अलग होंगे। लेकिन कैटायन क्या करता है, इस बुद्धू अनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। और क्योंकि अनायन बुद्धू है तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो कि गोल होना चाहिए था, Cl नेगेटिव का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो आइडियली स्फेरिकल होना चाहिए था, उसकी शेप डिस्टॉर्ट होकर एक टाइम आता है कि जब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ओवरलैपिंग आ जाती है। अब ओवरलैपिंग तो कोवेलेंट बॉन्ड में होती है, ओवरलैपिंग तो किसमें होती है? ये बॉन्ड तो क्या था? आयनिक। सो दिस इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम आयनिक टू कोवेलेंट। आज तक 10th तक तुम्हें ये लगता था कि आयनिक बॉन्ड अलग है, कोवेलेंट बॉन्ड अलग है, विच इज ट्रू। मैं ये नहीं कह रही है पूरा कोवेलेंट बन चुका है, लेकिन ये मानना कि Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव इज कंप्लीटली आयनिक इज ऑल्सो रॉन्ग। अब जैसे जैसे हम स्टडीज आगे पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता लगेगा, जब हम कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, कि सारे कोवेलेंट बॉन्ड प्योरली कोवेलेंट नहीं होते, उनमें हल्का हल्का आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। जस्ट लाइक इस आयनिक बॉन्ड में ओवरलैपिंग आने की वजह से कौन सा कैरेक्टर आ गया? कोवेलेंट। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉपिक? अभी हम आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन अब हमारी डिस्कशन हो रही है कि आयनिक का कोवेलेंट में कन्वर्ट होना, ट्रांजिशन आना। सबसे पहले तो समझ आया कि आयनिक में कोवेलेंट कैरेक्टर आया कैसे, दोबारा समझते हैं। Na पॉजिटिव अलग पड़ा था, Na पॉजिटिव अलग पड़ा था, Cl नेगेटिव अलग पड़ा था, बट हुआ क्या? कैटायन क्या है? चालाक, और अनायन क्या है? बुद्धू। चालाक कैटायन ने क्या किया? बुद्धू अनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट, और ये बुद्धू अनायन, ऐसा फजान रूल किसी किताब में नहीं पढ़ाया जाएगा, पढ़ते रहना बुक में। चालाक कैटायन ने बुद्धू अनायन को अपनी तरफ क्या किया? अट्रैक्ट, और ये अट्रैक्ट होते 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 इतना अट्रैक्ट हो गया कि उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्फेरिकल था वो ओवल बन गया। ओवल बनने की वजह से सोडियम और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में ओवरलैपिंग हो गई, जो ओवरलैपिंग किसमें पाई जाती है? तो बॉन्ड तो ये आयनिक था, बट उस बुद्धू चालाक कैटायन के बुद्धू अनायन के अट्रैक्ट करने को ओवरलैपिंग आने की वजह से इस आयनिक बॉन्ड में क्या आ गई? ओवरलैपिंग, या इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं टेक्निकली? पोलराइजेशन। एंड दिस इज ब्रिंगिंग दी कोवेलेंट कैरेक्टर। अब आप कहोगे कि मैम पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी ज्यादा डिस्टॉर्शन होगी, जितनी ज्यादा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव को डिस्टॉर्ट करेगा अपनी तरफ, जितनी ज्यादा उनके अंदर ओवरलैपिंग आएगी, उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा और उतना ही आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम। लेकिन आप बोलोगे कि मैम गिवन अ आयनिक बॉन्ड, अगर आप मेरे को आयनिक बॉन्ड दे रहे हो NaCl, मुझे कैसे पता लगेगा कि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है या आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है? तो उसके लिए फजान रूल आया था। उसके लिए कौन सा रूल आया था? फजान नाम के साइंटिस्ट ने बोला, वेबर, स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन मोर विल बी इट्स पोलराइजिंग एबिलिटी। रुद्र, जितना कैटायन छोटा होगा, कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, उतनी उसकी पावर डिस्टॉर्ट करने की ज्यादा होगी। और अगर उसकी पावर ज्यादा होगी डिस्टॉर्ट करने की, मतलब उसका आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर। यानी कि अगर तुम्हें कल को पेपर में क्वेश्चन आ जाए, आउट ऑफ LiCl
and NaCl which is more ionic. लिथियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड में से कौन ज्यादा आयनिक है? अब तुम्हें पता है कि लिथियम छोटा कैटायन है क्योंकि ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ग्रुप 1 में लिथियम सबसे ऊपर आता है, तो ऑब्वियसली लिथियम कैटायन में छोटा है, क्लोरीन तो बराबर ही है दोनों में, तो कौन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, कौन डिस्टॉर्ट ज्यादा करेगा? लिथियम ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा या Na पॉजिटिव ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा? शशांक बताओ। विल लिथियम विल डिस्टॉर्ट इट मोर और Na पॉजिटिव ज्यादा डिस्टॉर्ट? फजान रूल, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन। आप फजान रूल को फॉलो करो ना, बोलो हमें नहीं पता, बट फजान रूल कह के गया कि जितना छोटा कैटायन होगा मोर विल बी इट्स पोलराइजिंग एबिलिटी। तो अगर चिराग आ तो फोन पक्का है, याद रखना, मोर विल बी इट्स पोलराइजिंग। बट इससे समझो, अगर लिथियम के पास उसको पोलराइज करने की पावर ज्यादा है तो उसमें ओवरलैपिंग ज्यादा आ रही है। ओवरलैपिंग ज्यादा आने का मतलब है इसका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है और आयनिक कैरेक्टर घट रहा है। तो इन दोनों में से मोर आयनिक कौन हुआ? आंसर ये था ना, विच इज मोर आयनिक। LiCl में डिस्टॉर्शन ज्यादा हुई, ओवरलैपिंग ज्यादा हुई फजान रूल के हिसाब से, तो ओवरलैपिंग ज्यादा होने की वजह से उसके अंदर कौन सा कैरेक्टर बढ़ा? कोवेलेंट। आयनिक कैरेक्टर ज्यादा किसका हुआ? क्योंकि उसमें डिस्टॉर्शन ज्यादा आ रही है, ज्यादा ओवरलैपिंग आ रही है LiCl में, तो उसका क्या बढ़ रहा है? क्योंकि ओवरलैप, हाँ वो अलग चीज है, राउंड द ग्रुप कुछ नहीं। अब हम फजान रूल पढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से ये रूल है, स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन मोर इज इट द पावर टू अट्रैक्ट और पोलराइज और डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन आयन। जितनी ज्यादा डिस्टॉर्शन होगी उतनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग आने को कोवेलेंट कैरेक्टर को बढ़ना कहते हैं। तो ऑटोमेटिकली अगर इसका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है तो कौन सा कैरेक्टर घट रहा है? तो अगर क्वेश्चन ये था विच इज मोर आयनिक, तो व्हाट विल बी योर आंसर? विच विल बी मोर आयनिक। और अगर ये पूछा जाता विच इज मोर कोवेलेंट, LiC। यहां तक समझ आया? फजान का पहला रूल क्या था? स्पीक आउट करो। स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन मोर इज इट पावर। वैसे अटपटा लगता है ना कि है छोटू सा और अट्रैक्ट ज्यादा करेगा, बट कभी कभार छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तभी कहते हैं किसी को छोटे नहीं समझना चाहिए, कई बार छोटी चीजें ज्यादा बड़। क्या कर रहे हो? चल तो रानी है। रुद्र आज आप पढ़ नहीं रहे। जब अच्छे बच्चे नहीं पढ़ते ना उस दिन मजा नहीं आता क्लास में। दूसरा रूल बता रही हूँ। अब बताओ कौन ज्यादा आयनिक होगा, LiCl और LiBr। अब कैटायन सेम है, अनायन बदल दिया, अब कौन ज्यादा आयनिक होगा? कैटायन सेम है, कैटायन छोटू ही है, अनायन। अब अनायन में उल्टा है, बिगर द अनायन मोर विल बी इट्स पोलराइजेशन। Li की पावर ज्यादा थी पोलराइज करने की क्योंकि वो छोटा कैटायन था, बट ये वो उस अनायन को ज्यादा खींचेगा जो बड़ा है। कैटायन छोटा होना चाहिए, अनायन। पोलराइजेशन के लिए रूल ये है कि कैटायन छोटा होना चाहिए उसको खींचने के लिए, जितना छोटा होगा उतनी ज्यादा डिस्टॉर्शन करेगा। बट अगर कैटायन के पास दो पॉसिबिलिटीज हैं कि वो Cl नेगेटिव को ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा या Br नेगेटिव को ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा, तो अनायन शुड बी बिगर द अनायन मोर विल बी इट्स पोलराइजेशन, मोर विल बी इट्स पोलराइजेशन। मतलब अगर LiCl इन दोनों में से किसी को ज्यादा डिस्टॉर्ट कर पाएगा तो वो Br नेगेटिव होगा, क्योंकि Br नेगेटिव बड़ा है तो इसमें डिस्टॉर्शन ज्यादा होगी, ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। सो LiBr का कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, आयोनिक कैरेक्टर कम होता जाएगा। तो इन दोनों में से अगर कोई मोर आयनिक पूछेगा तो आप LiCl बोलोगे कि मोर आयनिक है। क्यों? क्या Li ने Cl को डिस्टॉर्ट नहीं किया?
किया, बट ज्यादा किसको डिस्टॉर्ट किया? क्योंकि अनायन क्या होना चाहिए? बड़ा, फॉर मोर डिस्टॉर्शन, और केटायन क्या होना चाहिए? छोटा। तो आई थिंक फर्स्ट टू रूल्स ऑफ फजान रूल आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि किस आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा। स्मॉलर द साइज ऑफ द केटायन, वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉलर द साइज ऑफ द केटायन एंड लार्जर द साइज ऑफ द अनायन। मतलब जिसमें तुम्हें केटायन छोटू दिख गया और अनायन बड़ा दिख गया तो एक बात पक्की है, उसमें डिस्टॉर्शन ज्यादा आने वाली है, पोलराइजेशन ज्यादा होने वाली है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने वाला है, आयनिक कैरेक्टर क्या होने वाला है? कम। दो रूल खत्म, दो रूल क्लियर हो गए फजान रूल के। हैव अ लुक, यहाँ पे समझा रहे हैं। द पावर ऑफ केटायन टू डिस्टॉर्ट, ये केटायन है, ये अनायन है, आई हैव शोन यू दिस। इसका डिस्टॉर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो रहा है। ये कहानी क्या थी? स्मॉल केटायन, केटायन क्या होना चाहिए और अनायन क्या होना चाहिए? कैन यू रीड? आप पढ़ो मन्नत, रीड करो ये क्या कह रहे हैं। स्मॉल केटायन एंड लार्ज अनायन की कहानी थोड़ा लाउडर पढ़ना, जो पीछे वाले बच्चे उनको सुन सके और वो सोए ना। Especially when they are attracted by a basic cation. Hence, there will be increased covalent character with the small cation and large cation as मतलब इन्होंने थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज में ये समझाने की कोशिश करी है कि केटायन अगर छोटा होगा तो उसके न्यूक्लियस की पावर बाहर तक जा पाएगी, तभी वो छोटा होना चाहिए। और अगर अनायन बड़ा होगा, वो अपने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड को संभाल के नहीं रख पाएगा, तो वो इजीली डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो इन शॉर्ट वर्ड्स, साइज ऑफ द स्मॉल केटायन शुड बी स्मॉलर एंड अनायन शुड बी लार्जर। थर्ड रूल है, थर्ड रूल सुनो, फजान के 4 रूल्स हैं। थर्ड रूल है, मान लो अगर मैं तुमसे पूछूं ये NaCl है और ये AlCl3 है, दोनों में से डिस्टॉर्शन किसमें ज्यादा होगी? Na के ऊपर कौन सा चार्ज है? Al के ऊपर कौन सा चार्ज है? Al के ऊपर अल्यूमिनियम नेगेटिव कब से हो गया? अल्यूमिनियम मेटल होता है, लेकिन अल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? ऑब्वियसली कौन सा केटायन ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा? जिसके ऊपर 1 पॉजिटिव है या 3 पॉजिटिव है? मोर द पॉजिटिव, मोर विल बी इट्स पावर टू डिस्टॉर्ट। तो अगर Al3 पॉजिटिव ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। और आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होएगा? नहीं, आप तो फोन अब तो जो मर्जी कर लो, अब तो जो मर्जी कर लो, तो डिसाइडेड है, फोन जाएगा। किसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर बनेगा? जिसमें केटायन का मैग्नीट्यूड ज्यादा है या कम? क्योंकि खुद सोचो ना, जितना केटायन का पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है 1 से 2, 2 से 3, उतनी उसकी अनायन को अट्रैक्ट करने की पावर भी बढ़ेगी। और अगर उसकी अनायन को अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ेगी, पोलराइजेशन बढ़ेगी, तो उसे आयनिक कैरेक्टर नहीं बढ़ेगा। कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा? क्योंकि डिस्टॉर्शन आ रही है। तो केटायन कैसे होना चाहिए? ज्यादा चार्ज वाला या कम चार्ज वाला? मोर द चार्ज, more will have its power to attract and cause the distortion and cause the overlapping and causing the covalent character। और लास्ट 4th रूल समझ लो, वो बच्चों को कम समझ आता है। केटायन विथ स्यूडो इनर्ट गैस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका ध्यान से समझना, कल को अगर आपसे कोई पूछे कि सोडियम क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड में से कौन ज्यादा आयनिक है और कोवेलेंट कौन ज्यादा है, अगर आप दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो कॉपर पॉजिटिव में D10 कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आ रही है? 4s2। कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 29। लिखना है इसकी कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 18, 4s2, 3d9। बट याद है कॉपर एक्सेप्शनल केस था, इसका 1 इलेक्ट्रॉन किसमें प्रमोट कर देते थे? टू मेक इट फुली फिल्ड। कॉपर एंड क्रोमियम भूल गए? सेकंड चैप्टर में लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक था एक्सेप्शनल केस ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम, जिसमें बताया जाता था कि कॉपर में कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए 4s2 3d9,
बट ऑब्जर्वेशनल कॉन्फ़िगरेशन क्या निकल के आई थी, 4s1 3d10, क्योंकि मैंने बोला था कि वो s इलेक्ट्रॉन अपना 3d में डाल देते हैं टू मेक इट फुली फिल्ड। अब देखा गया है कि जिन मेटल्स की कॉन्फ़िगरेशन में d10 मतलब d फुली फिल्ड होता है उसको स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। कैसी कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं? स्यूडो इनर्ट गैस। और जितने भी मेटल्स होते हैं ना जिनकी स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है, मतलब जिनके 3d10 होते हैं, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10। इनकी पावर भी डिस्टॉर्ट करने की ज्यादा हो जाती है। रीजन, डी ऑर्बिटल्स एक ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनके इलेक्ट्रॉन्स अंदर के न्यूक्लियर के चार्ज को शील्ड नहीं कर पाते, जिसको हम केमिस्ट्री में बोलते हैं पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अगर तुम्हें याद हो, मैंने तुम्हें एक शील्डिंग इफेक्ट करवाया था कि एस का शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, फॉलोड बाय पी, फॉलोड बाय डी, एंड लीस्ट किसका होता है? एफ। अब जिन मेटल्स में डी भरे पड़े होंगे वो न्यूक्लियर के चार्ज को शील्ड ही नहीं करेंगे, न्यूक्लियर चार्ज कहाँ चला जाएगा? बाहर। बाहर जाने की वजह से वो ज्यादा डिस्टॉर्शन ही करेगा। तो अगर कल को आपके पास कंपैरिजन ऐसे मेटल आयंस के बीच में आ जाए जिसमें ऐसे आपको लग रहा है कि एक तो सोडियम है, इसमें तो डी भरे ही नहीं हुए, लेकिन कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन D10 है, यानी कि अगर कंपैरिजन एक ऐसे मेटल के साथ आ जाए जिसकी कॉन्फ़िगरेशन में आपको आइडिया है कि क्या भरे जा रहे हैं, D10, ऐसे मेटल्स को क्या बोला जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन दे हैव? स्यूडो इनर्ट गैस। मतलब सच में इनर्ट गैस नहीं है, बट जबरदस्ती ये एस का एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला गया तो वो क्या बन गए? तो स्यूडो है। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। स्यूडो का क्या मतलब होता है? सही मायने में तो इनर्ट गैस नहीं है, बट कहीं ना कहीं किसी कारणवश वो क्या बन गए? इनर्ट गैस। और इससे नुकसान क्या हुआ कि जो D10 के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड नहीं कर पाते। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि आपके घर में बहुत सारे भाई बहन हो, एक तो भाई बहन ऐसे होते हैं जो आपको अपने मम्मी पापा की डांट से बचा लेते हैं, होते हैं शील्ड कर लेते हैं, गुड शील्डर्स। लेकिन कुछ भाई बहन होते हैं पुअर शील्डर, वो कहते हैं अच्छा तूने ये किया, वो तुम्हारे घर पहुंचने से पहले ही तुम्हारे कारनामे मम्मी पापा को बता देते कि आज तो भाई ये करके आ रहा है, तुम अभी पहुंचते नहीं हो, मम्मी पापा पहले ही गुस्से में खड़े होते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियर के चार्ज को शील्ड कर देते हैं, बट डी वाले क्या होते हैं? पुअर शील्डर। क्या होते हैं? पुअर शील्डर। मतलब ये न्यूक्लियस के चार्ज को रोक नहीं पाते, ये बाहर चला जाता है। अगर न्यूक्लियस बाहर जाएगा क्या करेगा? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगी? डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन होगी तो क्या आ जाएगा? कोवेलेंट कैरेक्टर। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, प्लीज हैव अ लुक। यहाँ पे लिखा हुआ है अ कैटायन विद 18 इलेक्ट्रॉन polarize an ion more strongly than a cation. The d electron does not screen the nuclear charge, due to which that becomes more covalent. यानी कि कल को अगर आपके पास कंपैरिजन आ जाएगा AgI, वैभव AgI और पोटेशियम आई में से विच इज मोर आयनिक? AgI। Ag का एटॉमिक नंबर लक 28 कुड़ी दा 47 बताया था, वेट कुड़ी दा 47 होता है इसका एटॉमिक नंबर, याद रखा करो। अब ऑब्वियसली जिसका 47 है, जिसका इतना बड़ा एटॉमिक नंबर है, उसकी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फुल होगी? 4d10। 3d10 भी नहीं, कौन सी है? 4d10 होने की वजह से ये कैसा हो गया? स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई। ये क्या करेगा? Ag पॉजिटिव का न्यूक्लियस का सारा चार्ज I नेगेटिव को डिस्टॉर्ट कर लेगा। क्या कर लेगा? तो AgI के अंदर कौन सा कैरेक्टर बढ़ जाएगा? और आयनिक कैरेक्टर किसका बढ़ेगा? क्योंकि पोटेशियम में तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, इसमें तो D है ही नहीं। चलो, विल टेल मी इन शॉर्ट द 4 फजान रूल। पहले तो फजान रूल की जरूरत क्या पड़ी? व्हाट इज द नीड ऑफ फजान रूल? फजान को क्यों तंग कर रहे हैं हम? सबसे पहले तो आज तक 10th तक हमें लगता था कि आयनिक बॉन्ड इज प्योरली आयनिक। आज तक हमें लगता था कि आयनिक बॉन्ड इज प्योरली Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का आपस में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है। लेकिन आज हमने क्या पढ़ा? कहानी चलाक कैटायन और बुद्धू। चलाक कैटायन क्या करता है? बुद्धू अनायन को, और बुद्धू अनायन अट्रैक्ट होता है तो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो स्फेरिकल था वो डिस्टॉर्ट होते 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 क्या बन जाता है? ओवल। और सोडियम और Cl नेगेटिव के बीच में क्या आनी होती है? ओवरलैपिंग। दिस मींस आयनिक कैरेक्टर के अंदर क्या आ जाता है? कोवेलेंट
एक आयनिक बॉन्ड के अंदर कितना कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा? यानी कि अगर हमें कोई दो आयनिक बॉन्ड दे दिए जाए, हमें कैसे पता लगेगा कि किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा? उसके लिए कैटायन कैसा होना चाहिए? कैटायन कैसा होना चाहिए? स्मॉल, छोटा कैटायन बड़ा धमाका। जितना कैटायन छोटा होगा उतनी डिस्टॉर्शन कॉज करेगा, उतनी पोलराइजेशन होगी, उतनी क्या आएगी? कोवेलेंट। अनायन कैसा होना चाहिए? हाँ, Li पॉजिटिव Cl नेगेटिव को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा या Br नेगेटिव को? बाय, बिकॉज Br नेगेटिव इज अ बिगर अनायन। अनायन कैसा होना चाहिए? बिग। कैटायन कैसा होना चाहिए? स्मॉल। छोटा कैटायन, अनायन बड़ा। याद रहेगा। थर्ड पॉइंट क्या बताया था कि चार्ज कैसा होना चाहिए कैटायन के ऊपर? ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। कैटायन तो पॉजिटिव होता है, 1 पॉजिटिव होना चाहिए, 2 पॉजिटिव होना चाहिए कि 3 पॉजिटिव होना चाहिए? मोर द चार्ज ऑफ द कैटायन, कॉमन सेंस। हाँ, मोर विल बी इट्स पावर टू पोलराइज, मोर विल बी द कोवेलेंट। छोटा तो होएगा वेबर, लेकिन अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अनायन को पोलराइज कौन ज्यादा करेगा? ऐसा कैटायन ज्यादा पोलराइज करेगा जिसके ऊपर 1 पॉजिटिव है या जिसके ऊपर 3 पॉजिटिव है? ऑब्वियसली पॉजिटिव ने अट्रैक्ट करना है, तो मोर द पॉजिटिव चार्ज, more will be its power to attract and cause the polarization. जितनी polarization होगी कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, आयनिक कैरेक्टर। लास्ट क्या करा कि अगर तुम ऐसे दो कैटायंस को कंपेयर कर रहे हो, लाइक Ag, हमने किसको कंपेयर किया था अभी? वेरी बैड। आपके लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ, ऐसी ऐसी कहानियां बना के आती हूँ, बुद्धू कैटायन सब बकवास है, वही बुकिश पढ़ा। अगर कल को आपको यहाँ देख लो, आप किसको कंपेयर कर रहे हो? कॉपर पॉजिटिव और Na पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं इसको डी की टर्म्स में ना पढ़ूं, मान लो जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4d10 नहीं आती, तो अगर आप 10वीं तक जैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे 2,8, उसमें भी समझ सकते हो कि अगर ऐसा कैटायन है जिसमें सिर्फ आउटर मोस्ट शेल में 8 है और एक ऐसा है जिसमें कितने हैं? 18 वाले में 3d10 या 4d10 भरा होगा। 3d10 और 4d10 भरने से वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है? स्यूडो। डी इलेक्ट्रॉन्स की क्या प्रॉब्लम है? वो न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड, तो न्यूक्लियर चार्ज बाहर जाएगा, क्या करेगा? अट्रैक्शन। क्या होगी? पोलराइज। तो क्या क्या बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा? कोवेलेंट है तो वो आयनिक बॉन्ड बढ़ेगा। क्या? कोवेलेंट। कोवेलेंट चार्ज कौन सा होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर। अब यहां से देखो प्रूव कर रहे हैं कि NaCl का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 800। और कॉपर क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? तो जो आयनिक ज्यादा होता है, आयनिक बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो यहाँ से प्रूव हो रहा है कि कहीं ना कहीं NaCl का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, तभी उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा आ रहा है। कॉपर क्लोराइड का 18 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, मोर पोलराइजेशन होने की वजह से आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा है। ये तो इसीलिए प्रूव कर रखा है। एनीवेज आपको प्रूव नहीं करना। सो लेट्स सी द समरी ऑफ अजान रूल। पहला पॉइंट कौन पढ़ेगा? पहला पॉइंट कौन पढ़ेगा? समरी ऑफ अजान रूल फॉर कैटायन। कैटायन कैसा होना चाहिए? चार्ज कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होनी चाहिए? मतलब D10 वाली, D10 वाली होनी चाहिए। अनायन कैसा होना चाहिए? लार्ज। उसका चार्ज भी कैसा होना चाहिए? चार्ज। चलो अब पता लगता है कि कौन बताएगा आंसर। पहले क्वेश्चन में 3 आयनिक बॉन्ड है, सोच के आंसर देना। पहला है AlCl3, MgCl2, NaCl। आपने कोवेलेंट कैरेक्टर के हिसाब से अरेंज करना है। जिसका सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है AlCl3। Al के ऊपर कितना चार्ज होगा? 3 पॉजिटिव। Mg के ऊपर, Na के ऊपर 3 पॉजिटिव वाला ज्यादा पोलराइजेशन करेगा, तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा AlCl3 का, फॉलोड बाय MgCl2। और कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम किसका होगा? NaCl का, क्योंकि NaCl का कौन सा कैरेक्टर ज्यादा है? आयनिक। क्योंकि मैंने बताया था जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ने से उसकी अट्रैक्ट करने की पावर, मतलब उसकी पोलराइज करने की पावर बढ़ रही है। पोलराइज से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका?
बिकॉज उसका चार्ज कितना है एल के ऊपर 3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव से क्या बढ़ी उसकी पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर बढ़ने से क्या आया कोवेलेंट ओवरलैपिंग हुई तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा? इन दोनों में से कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? हाँ, क्योंकि FeCl3 में ये 3 बता रहा है कि इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, ज्यादा पोलराइजेशन। जितनी ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा कोवेलेंट। अब जिसने फजान रूल नहीं पढ़ा होगा उसको तो ये लगेगा कि Fe3 पॉजिटिव इज मोर आयनिक, क्योंकि उसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। बट हमने अदर वे राउंड सोचना है कि ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होने से वो ज्यादा आयनिक नहीं हो रहा, बल्कि उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ रही है। अब मतलब किसी ने ना पढ़ा हो फजान रूल, उसको तो FeCl3 ज्यादा आयनिक लगेगा ना, क्योंकि वो तो इस रिस्पेक्ट से सोचेगा कि Fe के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन फजान रूल ने बताया कि ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होने से आयनिक कैरेक्टर नहीं बढ़ रहा, बल्कि उसकी अनायन को पोलराइज करने की पावर बढ़ रही है। और पोलराइज करने की पावर बढ़ने का मतलब है ओवरलैपिंग आना। ओवरलैपिंग आने से आयनिक बॉन्ड नहीं बढ़ता। कौन सा बॉन्ड बढ़ता है? कोवेलेंट। तो इसीलिए अगर बाय चांस किसी के दिमाग में आ रहा है कि FeCl3 is more ionic just because it has more charge, he should think other way round. According to Fajan, that more the positive charge on the cation, more is its power to distort the Buddhuan ion. Buddhuan ion distort होगा तो overlapping आएगी। overlapping आने से ionic कैरेक्टर नहीं बढ़ता। कौन सा कैरेक्टर बढ़ता है? कोवेलेंट। लास्ट में भी Pb के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इधर वाले Pb के ऊपर। मुझे कैसे पता लग रहा है कि यहाँ पे Pb के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इधर वाले Pb के ऊपर Cl? वो 4 Cl से जुड़ा है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर कौन सा चार्ज रहा होगा? अब जिसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा आयनिक नहीं है, वो ज्यादा क्या है? क्यों? ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब है उसकी बुद्धुअन आयन को अट्रैक्ट करने की पावर का बढ़ना। बुद्धुअन आयन के अट्रैक्ट होने की पावर के बढ़ने का मतलब है ओवरलैपिंग आना, और ओवरलैपिंग आने से आयनिक बॉन्ड नहीं बढ़ता। कौन सा कैरेक्टर बढ़ता है? कोवेलेंट। जो बच्चे ने फजान रूल नहीं पढ़ेगा वो तो उसको तो उल्टा पता क्या लगेगा? उसको तो लगेगा ये ज्यादा आयनिक है। क्यों? क्योंकि चार्ज ज्यादा है। आयंस का ज्यादातर चार्ज से लेना देना होता है। अब इसको क्या हो गया? हाँ हो तो गई। लेट मी कंप्लीट। नॉर्मली बच्चों को ये लगता है कि चार्ज ज्यादा तो आयनिक ज्यादा, लेकिन कई बार हर चीज वैसे नहीं होती जैसे हम सोचते हैं। कई बार फजान ने इतना एक्सपेरिमेंट करा तो उसकी बात माननी पड़ेगी कि अगर Pb के ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो उसकी बुद्धुअन आयन को अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा है। समझ आ गया फजान रूल? आज हमने कौन से 2 चीजें पढ़ी? बॉर्न एबर, पहले कौन सा साइकिल पढ़ा था? बॉर्न साइकिल। मेरे को इतनी शर्म की बात है कि साइकिल का नाम भी नहीं बता पा रहे। बॉर्न एबर साइकिल को क्या बोल रहे हैं? सब्लिमेशन। नहीं, आयनाइजेशन। साइकिल का नाम नहीं बता पा रहे। सफोकेशन। गो टू हेल देन। चलो एनीवे, ये 2 मैं कल आके खुद लिखवाऊंगी, और जो कल मैंने नोट्स भेजे थे वो प्लीज लिख लेना। भेज दो, खुद लिख लोगे? ठीक है। पर मैंने जितना पढ़ाया था उतना ही था। तो कौन सी बुक से मॉडर्न भी अच्छी है। आप बता रहे हो पढ़ी तो बहुत सारी तो मेरा है तो मैं कहता तो मैं भी कंपेयर के पढ़ ली थी, मैं पढ़ नहीं, जो अनअकैडमी वाली थी वही चाहिए मेरा फोन दे। यही का ही होगा। देखो दे, मैं भेज दूँ।
है आज वाली तो मैंने जो अभी पढ़ाई है वो तो ये है फजान रूल वाली। नहीं मैं ग्रुप में डाल दूँगी। ये केमिस्ट्री प्लस ठीक है। और जो तेरे को कल वाली चाहिए वो ये जो ये मैं तेरे को दे रही हूँ क्योंकि तूने नहीं ये वाली नहीं है, ये तो आज के फजान रूल वाली है। कल वाली है ये वाली, ये जो हमारी पीपीटी है वो वाली है, इसमें भी सारा है। ये मैं तेरे को भेज दूँ। ठीक है कोई नहीं। चेंज कर बुक्स बट सिलेबस तो आगे पीछे सेम। हाँ जी वही क्वेश्चन आए जेडे मैं कराए हैं ओही ओही एज इट इज। वो क्वाड्रपल वाला सेम क्वेश्चन आया, टेम्परेचर चेंज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कोर टाइम, जेड़ा आखिरी वाला क्वेश्चन सी 99.9% वाला सेम है सेम। बाकी डिफाइन हाफ लाइफ हमारे तो देख ले 5 दिन में चैप्टर खत्म करे तां भी सेम आ गया है। अच्छी तो है मेरे को तो अच्छी लगी क्योंकि उसमें ना बिल्कुल वो दिया हुआ है टॉपिक वाइज। अभी तो नहीं है मेरी ना वहाँ पे होती है घर पे, मैं मतलब नोट्स वगैरह बनाती हूँ ना। ले लो अगर वो ले सकते हैं। बता दो मैम और डिलीट मत मांगना।
गुड डे। कल न्यूमेरिकल करवाए थे, इजी थे बहुत इजी थे। कल आया नहीं कहाँ तो यहाँ पे देखना पेन पड़ा है। यहाँ पे पेन तो नहीं पड़ा, मैं भी यहाँ बैठी तो है। जल्दी आ जाओ यश। पता क्या, डेट का भी कोई फायदा नहीं होगा। आप ना उस टॉपिक में जो कोई मेन हेडिंग जो कल को मान लो अगले साल मैं किसी फोल्डर में जाऊंगी, मेरे को पता ही नहीं लगेगा। अब मैं अगर सारा जुलाई खोलूंगी, मैं फिर सारे खोल के देखती रहूंगी। एटलीस्ट अगर जैसे इसमें एक हेडिंग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन थी या कोई भी आपको एक प्रोमिनेंट हेडिंग लिख रही है, अगर आप वो भी डाल दो ना, कल को तो भी कोई हेल्प ही नहीं होगी, फिर दोबारा बनानी पड़ेगी। बाहर कोई खड़ा तो नहीं है? गुड इवनिंग। चलो आगे चलते हैं। वंशिका इसको ऑन कर दो, मतलब चल रही है।